पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं और उसके आगे भी बहुत सारे टॉपिक आए थे, भू उपयोग, भू संचरण आदि। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मृदा संसाधन। मृदा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मृदा मतलब कि मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय योग्य मतलब कि इसका पुनः इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा की प्रक्रिया उच्चावच जनक सेल अथवा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ जैसे मुख्य कारक हैं। प्राकृतिक के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की प्रक्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन की क्रिया आदि मृदा बनाने के लिए प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा बनाने के लिए सारी प्रक्रियाएं जो हैं बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। और मृदा एक ऐसा संसाधन है जिसका हम पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पेड़ पौधों के विकास के लिए, पृथ्वी पर रहने वाले जीवित चीज़ों के लिए पोषण का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। आगे हम पढ़ते हैं तो मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकार हैं। उन सबको देखते हुए भारत की मृदा को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो हम पहले पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला है जलोढ़ मृदा। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और देश की महत्वपूर्ण मृदा है। यह बहुत ही ज़्यादा क्षेत्रों में फैली हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। जो जलोढ़ मृदा है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों से लाए गए निक्षेप से बनी है। एक संकरी गलीरे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई हैं। पूर्वी तटीय मैदान में विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों से डेल्टा से भी जलोढ़ मृदा बने हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृतिक के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी में मुहाने पर घाटी के ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता है। यहाँ इंडिया का मैप दिखाया गया है और इसमें बताया गया है कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी चीज। नदी घाटी के ऊपरी भाग जैसे ढांग भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। जैसे मृदा पर्वत के तलहटी पर बने मैदानों के जैसे द्वार चो क्षेत्र में तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। जलोढ़ मृदा भी 2 प्रकार की होती हैं। इनके आयु के आधार पर इन्हें 2 प्रकार से बांटा जाता है। पुराना जलोढ़, उसे बांगर कहते हैं, और नया जलोढ़ जिसे हम खादर कहते हैं। जो खादर होता है वो कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदा पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती हैं। हमने अभी बताया कि जलोढ़ मृदा क्या होती है, खेती के लिए बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं। और जो बांगर जलोढ़ मृदा होती है, मतलब कि जो पुरानी होती है, वो थोड़ी कम उपजाऊ हो जाती है अपेक्षा नए जलोढ़ मृदा के। आगे पढ़ेंगे हम काली मृदा के बारे में। इन मृदाओं का रंग काला है। इन्हें रेगर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। काली कपास मृदा के नाम से भी इसे जाना जाता है। काली मृदा को काली कपास के नाम से जाना जाता है और ये कपास की खेती के लिए बहुत फेमस है। इस प्रकार की मृदा दक्कन के पठार, वेला साइड क्षेत्र में उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती हैं और लावा जनक सैलों से बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्व से गोदावरी, कृष्णा नदी की घाटियों तक फैली हुई हैं। काली मृदा बहुत महीन कण अर्थात मित्रिक से बनी हुई है। इनमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इनके अलावा इसमें मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पोटासियम पदार्थ की मात्रा होती है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं पर गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी होती हैं और इन पर जोतना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहले बौछार में ही शुरू कर दी जाती है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट तीसरा, लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रावेदार आग्नेय चट्टानों के कम वर्षा के भाग से विकसित होती है। लाल और पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिण छोर की और पश्चिमी घाटी की पहाड़ी पर पद पर पाई गई हैं जाती हैं। इन मृदाओं को लाल रंग रावेदार आग्नेय में रूपांतरित चट्टानों लौह युक्त प्रसार के कारण इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। देखिए ये होती हैं तो लाल, क्योंकि ये निकली होती हैं वॉल्केनो से, आग्नेय चट्टानों से ये बनी होती हैं, तो ये होती हैं लाल। जब इनमें बारिश की मात्रा पड़ जाती है, मतलब इनमें नमी आ जाती है, जल मिश्रित कर दिया जाता है, तो इनका कलर कैसा हो जाता है, पीला। जो लाल मृदा है वो बनी है आग्नेय चट्टानों से, रावेदार आग्नेय चट्टानों से,
और जब इसमें जल की कुछ मात्रा मिश्रित हो जाती है तो इनका रंग परिवर्तित होकर पीला रंग हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्रता और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा, अत्यधिक निछालन का परिमाण है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय होती हैं। इनमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। ये किस किस राज्यों में मिलती हैं? दक्षिण राज्यों में, महाराष्ट्र के पश्चिम घाट क्षेत्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती हैं। जहाँ मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं वहाँ इनमें ह्यूमस पर्याप्त रूप से पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क, देखिए ये रही लेटराइट मृदा का फिगर दिया गया है यहाँ क्लियरली। देखिए पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपी पर इन्होंने उनकी स्थिति के अनुसार इनमें अपरदन और भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और काफ़ी उगाई जाती है। इन्हीं मृदाओं पर, लेटराइट मृदा पर कहाँ कहाँ? कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी होती हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि लेटराइट मृदा पर किस किस जगह पे कौन कौन सी चीज़ें उपजाऊ होती हैं। तो इसके लिए हम बता सकते हैं कि यहाँ केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी के लिए, और जबकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू के लिए। आगे है मरुस्थलीय मृदाएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल तथा भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीले और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों, जल वनस्पति करके खाने का नमक भी बनाया जाता है, और शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जलवाष्प दर अधिक होता है, और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इनके कारण मृदा में जल अंतःस्यंदन इन्फ्लोरेशन अवरुद्ध हो जाता है। इन मृदा को सही तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में होता है। जो मरुस्थलीय मृदाएं हैं, जैसे कि राजस्थान की मृदा है, तो इसको बहुत ज़्यादा सिंचाई करने के बाद ही हम इसे कृषि योग्य बना सकते हैं, वरना कि एक तरीके से माना जाए तो मरुस्थलीय मृदा संपूर्ण रूप से कृषि योग्य नहीं होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे वन मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टेदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों से होता है। हिमालय में, हिमांशी क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है और ये अधिसिलिक, एसिडिक तथा ह्यूमस रहती हैं। नदी घाटी से निचले क्षेत्रों में, विशेषकर नदी सोपानों में, जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे मृदा, ये हम पढ़े मृदा के कितने भाग थे और कौन कौन से थे। अब आगे पढ़ेंगे मृदा अपरदन और संरक्षण, मतलब मृदा की कैसे हानि हो रही है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया में मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने में अपरदन की क्रिया आमतौर के साथ साथ चलती जाती हैं और दोनों में संतुलन होती है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन आदि, पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन ही नदी और जल मृदा अपरदन है। इस पूरे टॉपिक में सबसे पहले हम बस इतना जानेंगे ना कि मृदा अपरदन कैसे होता है, और फिर मृदा अपरदन होता है तो उसके संक्षारण के क्या क्या उपाय हैं। देखिए, ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है जिसे हम उत्खात भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खंड भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि क्या कहते हैं? खंड भूमि कहते हैं। कई बार जल विस्तृत क्षेत्रों को ढके हुए ढाल से के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहा जाता है। पवन और मैदान में, ढालों में, क्षेत्रों में मृदा को उड़ा ले जाता है। इस प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। तो किस किस प्रकार से मृदा की हानि हो रही है वो सब चीज़ें बताया गया है। आगे बताता है कि ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं का समांतर हल चलाने से ढाल के साथ ही जल बहाव की गति घटती है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में हमें किस प्रकार से जुताई करके खेती करनी चाहिए। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। इस जुताई को जो हम कहते हैं उसे क्या कहते हैं? समोच्च जुताई कहेंगे। कौन सी जुताई को? ढाल वाली भूमि में हम जुताई करेंगे उसे हम समोच्च जुताई कहेंगे।
ढाल वाली भूमि को सोपन बनाया जा सकता है। सोपन कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपन अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। बड़े खेतों में पट्टियों में बांटा जाता है और फसलों के बीच में घास पट्टियाँ उगाई जाती हैं। ये पवन द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। इस तरीके से ये पट्टी कृषि कहे जाते हैं। पेड़ों की कतार लगाकर रक्षक मेखला बनाया जाता है। पवनों की गति कम कर दी जाती है। इन रक्षक पट्टिकाओं से पश्चिमी भारत के रेतीले टीले में स्थानीयकरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। आगे ये हमें कुछ दिया है भारत के पर्यावरण की दशा के बारे में कुछ पॉइंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ ये हमारा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास खत्म होता है।